नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के आदर्श चैनल पर। दोस्तों आज आप लोगों का जो क्लास आज की क्लास में नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 4 चलने वाला है। क्लास नंबर 4 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे जो आप जानते होंगे। अभाज्य गुणनफल खंड पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल में क्या अंतर होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि मैं एक 6 ले लिया, एक संख्या, ठीक है, मैं एक 6 संख्या ले लिया, उसका अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है और मैं इसे 6 का गुणनखंड भी निकालूंगा। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब ये होता है, आप तो अभाज्य का नाम जानते ही होंगे। अभाज्य उन्हें कहते हैं, अभाज्य उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और उन अभाज्य संख्याओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 होता है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए तो भी 2 होता है। और गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड में क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या जिसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना हो, मतलब यह संख्या किन किन संख्याओं के पहाड़े में आती है, वही गुणनखंड होगा इनका। ठीक है, जैसे अगर गुणनखंड की बात करें तो क्या आता है, 1 के पहाड़े में आएगा 6, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और 6 के पहाड़े में आएगा। ये चीजें क्लियर है ना कि गुणनखंड होता है। हाँ? तो मैं उसमें तो आप लोगों को गुणनखंड दे 6 संख्या जिनका गुणनखंड है 1 2 3 6, ये गुणनखंड हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर मैं बताऊं, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले तो बताइए 6 का अभाज्य गुणनखंड करूं, मतलब 6 को ऐसे पार्ट में तोड़ूं जो अभाज्य में टूटे, जैसे 2 में टूटेगा और 3 में टूटेगा। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। ये चीज क्लियर हो गई। तो गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या के मतलब किसी संख्या के पहाड़े में आती रहे। 1 के पहाड़े में 6 आएगा, 2 के पहाड़े में 6 आएगा, 3 के पहाड़े में 6 आएगा, 6 के पहाड़े में 6 आएगा। तो गुणनखंड कितना होगा, 6 का 4। ठीक है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 6 के 2 और 3, 2 होते हैं। ठीक है, अभाज्य में टूट गया मतलब अब 2 सिर्फ अपने आप से कटेगी, 3 भी सिर्फ अपने आप से कटेगी, और किससे कटने वाली है, 1 से कटने वाली। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन दे दूं और मैं ये कहूं, क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड में आपसे पूछता है, कैसे पूछता है, देखिए 4 पे घाते 3 इंटू 6 पे घाते क्या 2, 4 पे घाते 3 और 6 पे घाते 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताओ भाई, संख्या बताओ। ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। 4 पे घाते 3 और 6 पे घाते 2 होता है। आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको, जैसे आप 4 पे घाते 3 है तो क्या 4 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4। जैसे 4 पे घाते 3 है, ये 3 बता रहा है ऊपर वाला कि 4 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, इंटू 6 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, तो इनको अभाज्य में तोड़िए, तो 4 को किसमें तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में। ऐसे संख्या में तोड़िए जो किसी संख्या से ना कटे, सिर्फ अपने आप से। इस 4 को भी 2 गुणे 2 में तोड़ेंगे, इस 4 को भी 2 गुणे 2 में तोड़ेंगे, और 6 को 2 गुणे 3 में तोड़ेंगे, और इस वाले 6 को भी 2 गुणे 3 में जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने हो गए भाई, 10। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आपको तो मालूम होगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, इतनी छोटी क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं है कि सर 4 पे घाते 3 है और 6 पे घाते 2 है, 4 पे घाते 3 गुणे 6 पे घाते 2 है। ठीक है, आपसे तो यही पूछने वाला है नहीं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इतनी छोटी संख्या तो देगा नहीं, जब भी देगा तो इनसे बड़ा ही देगा। ये तो एक नॉर्मल चीज जिसे मैंने एक मेथड से बता दिया। हाँ, कि 4 पे घाते 3 है तो 4 को 3 बार लिखना है, और 6 पे घाते 2 है तो 6 को 2 बार लिखना है। ये चीज क्लियर हो गई। अब 4 का मैंने तोड़ा अभाज्य में, 2 2 में, 2 2 में, 2 2 में। 6 का मैंने 2 3 में तोड़ दिया, कितनी बार 2 3 में तोड़ा, 2 बार में तोड़ा। और 4 का ये मैंने 4 को 3 बार, 6 को 2 बार करके ऐसे तोड़ा, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 10 दिख रही। लेकिन आप तो ये पूछना चाहेंगे जरूर हमसे कि सर ये बताइए, एग्जाम में अगर 4 के घाते 3 और 6 के घाते 2 की जगह थोड़ा और बड़ा चीज दे दिया तो क्या करेंगे हम? तो अगर और बड़ी चीज दी तो हम ऐसे लगाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे। हम 4 पे घाते 3 है तो हम ऐसे लिख लेते हैं पहले एक बार, 4 पे घाते 3 इंटू 6 पे घाते क्या 2। अब हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे, हाँ ये ध्यान हम रखेंगे कि हम 4 को क्या तोड़ें, 2 इंटू 2 में तोड़ दें। ठीक है, ये हो गया 3। ठीक है, इंटू 6 को किस में तोड़ेंगे, 2 गुणे 3 में तोड़ेंगे, और घाते क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 को मैंने अभाज्य में तोड़ दिया 2 2 में,
4 हो गया, 4 पे घाते 3 दिख रहा है। 6 को मैंने 2 3 में तोड़ दिया, अभाज्य हो गया, 6 होगा, 6 पे घाते 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 2, अब 2 का कितनी बार है भाई, 2 को मैं 2 बार लिखूंगा, एक बार 2 पे घाते 3 लिखूंगा, एक बार 2 पे घाते 3 लिखूंगा। ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के नियम है। इंटू 2 पे घाते 2 इंटू 3 पे घाते 2। ध्यान से देखिए 3 3 6, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल रही है 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। कितना हो गया भाई 10। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ते हैं। पहले अभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद 2 पे घाते 3 इंटू 2 पे घाते 3 इंटू 2 पे घाते 2 इंटू 3 पे घाते 2। तो देखिए इनके घातांकों की जोड़ी 3 3 6 2 8 2 10। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 10 हो गई। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन कुछ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 पे घाते 12 इंटू 6 पे घाते 8। देखिए ध्यान से क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। 4 पे घाते 12 इंटू 6 पे घाते 8 इंटू 8 पे घाते 2। अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताइए, संख्या बताइए दोस्तों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को अभाज्य में तोड़ेंगे और उनके घाते रखेंगे 12, 6 को अभाज्य में तोड़ेंगे और 8 रखेंगे उनके घातों को, 8 को अभाज्य में तोड़ेंगे और घाते पे रखेंगे 2। ठीक है, सबसे पहले 4 को हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2 में और घात पर क्या होगा दोस्तों 12 होगा। इंटू 6 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3, घात पर क्या होगा 8 होगा। इंटू 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 और घात पे क्या होगा 2 होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। क्योंकि संख्याओं को पहले हम क्या तोड़ेंगे, जो आधार वाली संख्या उनको हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे ताकि वो किसी और संख्या से नहीं, सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, 2 पे घाते 12 इंटू 2 पे घाते 12। अगला प्रोसेस 2 पे घाते 12 इंटू 2 पे घाते 12 इंटू 2 पे घाते 8 इंटू 3 पे घाते 8 इंटू 2 पे घाते 2 इंटू 2 पे घाते 2 इंटू 2 पे घाते 2। अब इतना चीज क्लियर हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे, आधार आपका अभाज्य में टूट गया और घातांक आपका सब दिख रहा है। सभी घातांकों को जोड़िए और वही हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा भाई, 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। लिख लेते हैं नीचे, 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो 12 12 24 और 24 इस तरह से कह सकते हैं कि 8 8 16, 24 और 16 कितना हुआ भाई 40 और 40 और 6 46। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों 46 हो गई। तो ऐसे निकलते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हम बात करते हैं गुणनखंड की। अगर बात हम गुणनखंड की करें तो गुणनखंड में अगर मैंने कह दिया, मैंने बताया था गुणनखंड में पहाड़े को लेकर होता है। जैसे मैंने कह दिया 24 का गुणनखंड बताना है, ठीक है 24 का गुणनखंड बताना है, तो अब एक छोटा सा गुणनखंड निकालते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं गुणनखंड हम 24 का, 2 से कटा 12 बार में, 2 से कटा 6 बार में, 2 से कटा 3 बार में और 3 से कटा 1 बार में। तो 24 का गुणनखंड होगा कितना, 2 2 2 इंटू 3। ये 24 का गुणनखंड हो गया। सॉरी एक मिनट, ये तो आपका अभाज्य निकल रहा है भाई, हमें तो गुणनखंड निकालना है, ये तो आपका अभाज्य निकल जाएगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है गुणनखंड। सबसे पहले हम तो गुणनखंड ही निकालेंगे, इसको हटा ही देते हैं और निकालते हैं हम इसका गुणनखंड। मतलब किसी संख्या का अगर हमें गुणनखंड निकालना है, एक बात ध्यान रहे कि गुणनखंड उन संख्या का निकालेंगे और ढूंढेंगे कि किन किन संख्याओं की क्या आते हैं, पहाड़े में आते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि कितने गुणनखंड इसके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आता है 1 के पहाड़े में आता है कटेगा, 2 के पहाड़े में भी आता है कटेगा, ये गुणनखंड इसका निकलते जा रहा है। 3 में भी कटेगा, 3 बटे 24, 4 छक्का 24, 5 से कटने वाला है, 6 चौको 24। इसके बाद 8 से भी कटेगा, 7 से तो कटने वाला नहीं है, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 के पहाड़े में आएगा नहीं, 12 के पहाड़े में आएगा, इसके बाद 24 के पहाड़े में आएगा। तो गुणनखंड ढूंढिए कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके गुणनखंड कितने हो गए, 8 गुणनखंड हो गए। और हम लोग जो निकाल रहे हैं तो वो अभाज्य संख्या में निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ये गुणनखंड होते हैं। और 24 का यदि हमें निकालना हो गुणनखंड, थोड़ा शॉर्टकट, या अभाज्य गुणनखंड निकालो, ऐसे भी समझ, चलिए ठीक है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 24 का हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो हम सबसे पहले 24 को तोड़ेंगे, जो मैं निकाल रहा था। ठीक है, यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, 3 बटे 24 से 8 3 के 24 में टूटेगा। ठीक है, तो 8 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में टूट सकते हैं, और ये 3 तो खुद अभाज्य में टूटा है। 1 2 3 4 इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई बहादुरों, 4 हो गई।
इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 4। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 पे घाते 3 इंटू 3 कितनी बार है 1 बार है, तो 3 पे घाते 1, तो ये 3 और 1 कितना हुआ 4 हुआ। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए संख्या बढ़ी, मान लीजिए सर संख्या बड़ी हो गई, संख्या 24 की जगह कोई बड़ी संख्या पूछ दिया और पूछ दिया कि उसका गुणनखंड बताइए कितने गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन पूछ सकता भाई आपसे कि 24 एक संख्या है और उसका गुणनखंडों की संख्या बताइए। जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है वैसे क्या पूछ देगा गुणनखंडों की संख्या बताइए। जैसे यहाँ पे 24 का गुणनखंड की संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने के पहाड़े में आएंगे उतनी गुणनखंडों की क्या हो जाएंगी संख्या हो जाएंगी। इतनी चीज क्लियर रखेगा, ठीक है। तो 24 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड पता है, 24 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड पता है तो 24 का अभी पता चला कि 2 पे घाते 3 इंटू 3 पे घाते 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 3 1 4 हो रही है, ठीक है। और इसी से हम क्या करेंगे गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो जितना इसका घातांक है 1 जोड़ दीजिए 4 हो गया, इंटू इसमें भी घातांक में 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 2 हो गया, और दोनों का गुणा कर दीजिए 8। निकल के आ गया बहादुरों, निकल के आ गया ना कि 24 का जो गुणनखंड है यहां से निकल के कितना आया है, यहां से निकल के कितना है 8 आया है। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या रहेगी तो सबसे पहले उन्हें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में निकाल लीजिएगा और उनके घातांकों को एक एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा, उसमें भी हम गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को देख लेते हैं। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूं, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने अगर एक क्वेश्चन लिख दिया कि 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के क्या भाई अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख सकता हूं कि 120 के अभाज्य गुणनखंड व गुणनखंडों की संख्या बताएं, गुणनखंडों की संख्या बताएं या बताओ, क्योंकि क्वेश्चन कभी इज्जत नहीं देता है, ठीक है। क्या कहता है बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा 120 का मैं क्या निकालने जा रहा हूं अभाज्य गुणनखंड, फिर मैं उसी अभाज्य गुणनखंड से निकाल दूंगा गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान से देखिएगा 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले 120 को हम तोड़ें। अब 120 को हम तोड़ने के लिए ऐसे भी तो कर सकते हैं 12 इंटू 10 में टूटेगा ही। अब 12 को किस में तोड़ सकते हैं 2 दूना के 4 3 12, 2 दूना के 4 अतियाइन 12 इंटू इसको तोड़ेंगे 2 इंटू कितना 5 में। देखिए 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 पे घाते 3 कह सकते हैं इंटू 3 पे घाते 1 इंटू 5 पर घाते 1 कह सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी बहादुर, जिनका इतना घातांक है 3 1 4 और 1 5। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इतनी तो बातें क्लियर हो गई आपकी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 आ गई। अगर इसी से अब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो गुणनखंडों की संख्या हम निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी हमारी कितनी है, देखिए ध्यान से कितना था भाई 120 का मैंने निकाला 2 पे घाते 3 इंटू कितना था 3 पे घाते 1 इंटू 5 पर घाते 1। तो ये कितना बढ़ाएंगे 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, 4 दूना 8 दूना के 16। ये गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी बहादुरों और ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आइए अब हम आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। अब आइए अब आगे देखते हैं सहअभाज्य गुणनखंड। एक और हमारे एग्जाम में पूछता है सहअभाज्य गुणनखंड। सहअभाज्य गुणनखंड का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। या किसी संख्या के ऐसे लिख सकते हैं, या किसी संख्या की युग्म का नाम लिखता है, युग्म का नाम, या किसी संख्या के सहअभाज्य गुणनखंडों का युग्म, युग्म होता है जोड़ा, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, ये जोड़े की बात करते हैं, युग्म मतलब जोड़े। ध्यान से देखिएगा सहअभाज्य गुणनखंड, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल के रूप में 12 को मैंने ले लिया और मैंने तोड़ दिया इसको 3 इंटू 4 में, 3 इंटू 4 में 12 होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा 3, 4, 3 चौक को 12 तो होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो मल्टीपल में ही दिखाऊंगा 3 इंटू 4, ठीक है। इसमें कोई रिश्तेदार नहीं होता है।
अगर मैं इसी को ऐसे कह दूं 2 इंटू 6 युग्म है, यहाँ पे युग्म है, दो संख्याओं का युग्म पड़ रहा है। तो 3 इंटू 4 में देखिएगा ध्यान से, कोई रिश्तेदार नहीं, नॉन रिश्तेदार की बात करता है, नॉन रिश्तेदार की बात करता है। कौन कौन नॉन रिश्तेदार की बात करता है? सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड नॉन रिश्तेदार की बात करता है। तो यह आपका होगा सह अभाज्य। 12 का सह अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणे 4। लेकिन 2 गुणे 6 क्यों नहीं होगा? अभी बताता हूं क्यों नहीं होगा। 24 का देख लीजिए, 24 का मैं तोड़ सकता हूं 3 गुणे 8 में। 24 का मैं तोड़ सकता हूं 2 गुणे 12 में। 24 का मैं तोड़ सकता हूं, देख नहीं रहे, ये कहूं कि सह अभाज्य गुणनखंड कौन सा है जिसमें सारे गुणनखंड हो, सह अभाज्य गुणनखंड। तो सह अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 8। ये दोनों क्यों नहीं होंगे? यहां पर भी बात है ये क्यों नहीं होगा, यहां पे ये बात होगी ये दोनों क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक चीज आप जानेंगे नॉन रिश्तेदार, मतलब दोनों संख्याओं को अगर देखें तो इनका जो है कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 4 से कटे ना 4 3 से कटे ना 2 6 से कटे ना 6 2 से। यहाँ तो 2 6 को कट रही, 6 2 को कट रही, ठीक है। यहाँ देखिए 3 8 से नहीं कट रही, ना 8 3 से कट रही, ये सही है और ये भी सही है। यहाँ देखिए 2 और 12 का रिलेशन है, कहीं ना कहीं है, कट रहा है, यहाँ भी रिलेशन। एक तरह से कह सकते हैं कि इनका मौसा कितना हो, एक तरह से कह सकते हैं सीधी सीधी बात कि इन दोनों का मौसा 1 होना चाहिए, सिर्फ 1, बाकी कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। तो 3 4 का मौसा 1, 3 8 का मौसा 1, लेकिन यहाँ देखिए नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं सह अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि 12 का सह अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 3 4 होगा। अब 24 का पूछेगा 3 8 हो गया, 8 3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम, नाम से ही परिचित है, बहुत बढ़िया है, ये ट्विन प्राइम है। ध्यान से देखिएगा, इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं, ठीक है। इसमें दोनों संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं, और उनके बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। अगर अभाज्य युग्म में पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से अभाज्य युग्म में बताइए कि कौन सा है, तो आपको 2 चीजें पहचाननी पड़ेगी। एक, दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, अभाज्य हो, और अंतर कितने का हो इनके बीच में? अंतर कितने का हो? 2 का हो। जैसे मैं कह दूं 3 5, जैसे मैंने कह दिया 3 5, यह अभाज्य युग्म है, ठीक है। अंतर है ना, अंतर दिख रहा है। 5 7, ये भी अंतर दिख रहा है। देखिए 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य। देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच में 2 का अंतर भी। तो इसे क्या कहेंगे? अभाज्य युग्म कहेंगे। ये चीज के लिए रखिएगा। और मैंने ये रख दिया, अगर आप मान लीजिए ये सामने रख दिया, ये भी ऑप्शन में आपसे मिल जाएगा। तो बताइए, यहाँ तो अभाज्य है और दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2 का है, तो अभाज्य युग्म बन रहा है। लेकिन यहाँ देखिए अभाज्य तो है, लेकिन अंतर कितने का है? 4 का है। ये नहीं होगा भाई, ये होगा, ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट पे इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। एक होती है संपूर्ण संख्या, इसके बारे में सीख लेते हैं। एक और छोटी जानकारी है, इसे भी सीख लीजिए आप लोग। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो चीज मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पर आपको मिलेगा नहीं, संपूर्ण संख्या के बारे में, मतलब कंप्लीट नंबर। यहाँ से पूछता है, तो कंप्लीट नंबर किसे कहते हैं? जैसे मैंने पूछ दिया 6 का बताइए संपूर्ण संख्या क्या होगा। तो संपूर्ण संख्या जानते क्या होगा? किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड को जोड़ने पर यदि वह संख्या का दुगना हो, जैसे मैंने कह दिया 6 का गुणनखंड मैंने कर दिया, और सभी गुणनखंडों को मैंने जोड़ा और उनका योग जो है उतना आ जाए जितना देखें संख्या पे जाए, तो संख्या का दुगना करूंगा तो उनके गुणनखंडों के योग के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे मैं करूं 6 का गुणनखंड कितना होगा? 1 2 3 और 6, ये हो रहा है ना, 1 2 3 और 6। ध्यान से देखिएगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इनका योग कितना होगा भाई? 3 3 6 अच्छा 12। ध्यान से देखिएगा, जब संख्याओं का गुणनखंड करने के बाद उनका योग करते हैं, तो हम कह सकते हैं संख्याओं के गुणनखंडों का योग
अगर संख्या का क्या हो, दुगना हो, तो वह संख्या क्या होती है, संपूर्ण संख्या होती है। 6 एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, ये क्लियर बात है। मैं 12 को भी चेक करता हूं क्या 12 है। तो 12 का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गुणनखंड क्या करूंगा, 1 2 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ये चीज क्लियर है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। सभी को हम जोड़ते हैं। सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 3 6 4 10 और 10 6 16 और 16 12 28। क्या देखिए 12 का दुगना 28 है, नहीं है, नहीं है, तो यह संपूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी, आप इसे भी ध्यान में रखिए। एक और रख के देख लेते हैं हम 24। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसका जो है ना, इसका अभाज्य गुणनखंडों में ज्ञात कर लेते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड में अगर मैं तोड़ूंगा तो 8 3 के 24 होगा। 8 3 के 24 होगा, 2 पे घाते 3 इंटू 3 पे घाते 1 कर सकते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालें। 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब 24 का कितना गुणनखंड होगा, 8 गुणनखंड होगा। तो अब हम जो निकालने जा रहे हैं 24 का गुणनखंड, ध्यान से देखिएगा, निकालने जा रहे हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से 10 से कटने वाला नहीं, 11 से कटने वाला, 12 से कटेगा, 12 के बाद 24 से कटेगा। देखिए 8 गुणनखंड होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गुणनखंड तो दिख गया भाई, 8 गुणनखंड तो क्या हुआ, दिख गया। अब एक बात बताइए, यदि 24 का दुगुना 48 हो तो ध्यान से देखिएगा, मैं जोड़ रहा हूं, 1 2 3 3 6 4 10 16 16 8 कितना होगा भाई, 16 8 24 24 दुना 48। ये तो भाई 24 दुना 48, ये 12 अधिक हो गया। मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं 24 के दुगुनों से बढ़ के इनका योग आ रहा है, इनके गुणनखंडों का। तो 24 भी आपका क्या है, संपूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी संपूर्ण संख्या नहीं है। मैंने कुछ और बोल दिया था, संपूर्ण संख्या नहीं है दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। ध्यान से देखिए इन चीजों को। आपके क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे भी आ जाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, जानकारियां देने जा रहा हूं। क्वेश्चन तो बहुत दूंगा, घबराइए मत। 237 है, घाते कितना 19 का इकाई का अंक बताए। हाँ, या ऐसे कह सकते हैं का इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा, या ऐसे कह सकता है 237 घाते 19 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि 237 को क्या आप 19 बार गुणा कर सकते हैं, कभी नहीं। संख्या चाहे जितनी, ये देखिए ये घात होती है और ये सॉरी यार, ये घातांक या घात होती है और ये आधार होता है। ठीक है, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ये क्या होता है, ऊपर ऊपर क्या होता है, घातांक या घात, और ये आधार। तो सुना ये जाता है, कहा ये जाता है, और सभी लोग जानते भी हैं कि जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करते हैं हम, तो सबसे पहले उनके घात को पकड़ते हैं और उनके घातों में 4 से भाग देते हैं। और लोग ये कहते हैं कि 4 से ही भाग क्यों देते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली चीज, आप 4 से भाग क्यों देते हैं। जब भी किसी संख्या के घातांकों को आप बढ़ाते जाएंगे, या मान लीजिए 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, आपने एक ही संख्या का कई बार गुणा किया, तो ना इनकी 4 बार पुनरावृत्ति होती जाती है। कौन सी संख्या का इकाई के अंकों का पुनरावृत्ति होती जाती है। ठीक है, उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। या फिर आप ऐसे ही कर लेंगे, 2 पे घाते 1, 2 पे घाते 2, 2 पे घाते 3, 2 पे घाते 4, 2 पे घाते 5, 2 पे घाते 6, 2 पे घाते 7, 2 पे घाते 8। आप ऐसे ही करके देख लीजिए। ठीक है, किसी एक संख्या के घातांकों को मैंने बढ़ाते गया। अब देखिए 2 पे घाते 1 का मतलब 2 होगा, इसका मतलब क्या होगा 4 होगा, इसका मतलब 8 होगा। 2 पे घाते 3 का क्या होगा 8 होगा। यहाँ पे क्या होगा 16, यहाँ पे क्या होगा 32, यहाँ पे क्या होगा 64, यहाँ पे क्या होगा 128, यहाँ पे क्या होगा 256। भाई 2 पे घाते 8, 2 का 8 वर्ग पे कहते हैं 256 होगा। इकाई का अंक पकड़िए 2 4 8 6, 2 4 8 6। पुनरावृत्ति देखिए 4 बार की हो रही है, 4 बार पुनरावृत्ति, इसलिए इनके घातांकों में हम 4 से भाग देते हैं और इकाई का अंक निकालते हैं। आप लोगों को पर YouTube पे कहीं ये नहीं बताया जाएगा कि 4 से भाग क्यों देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछता भी नहीं है, तो जानने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, 19 में 4 से भाग देंगे। क्यों देंगे जान गए, कहीं ये पूछेगा नहीं 19 में क्यों 4 से भाग देते हैं, इकाई का अंक निकालने के लिए। आप जान गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, सिर्फ यहां से क्या लेंगे, इकाई का अंक मतलब है, तो इकाई का अंक लेंगे और 19 लेंगे। ये आपका एक तरह से नया क्वेश्चन बन गया। अब आप क्या करेंगे, 19 में आपने भाग किया किससे 4 से, 4 चौक को 16, कितनी बार बचा भाई, कितना शेष बचा 3। यही शेष हमारा सबसे बड़ा फैसला करता है इकाई के अंकों में। हम क्या करेंगे 7 पर रखेंगे, कितना शेष है भाई 3। तो 7 पे घाते 3 का मतलब होता है 7 गुणे 7 और गुणे 7 और बराबर कितना हुआ 343। तो इकाई का अंक क्या होगा
3। डेटा क्लियर हो गया? इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? हाँ, एक चीज और आप जानिएगा, यदि आपने भाग दिया तो यहां तो शेष बच गया, लेकिन कहीं कहीं आपका इकाई का अंक अगर आपको निकालना पड़ गया और आपने 4 से भाग दे दिया और शेष बच गया 0, तो शेष 0 बच गया तो कहा जाता है कि शेष जब 0 बच गया तो 0 रख के मत हल करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे मैं अगर ये कहूं कि आपकी एक संख्या है, मान लीजिए 2, एक छोटी संख्या है और मैंने घात रख दिया 4 का इकाई अंक, मैं इसी को सिद्ध करता हूं, का इकाई अंक होगा, देखिए तो आप तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, इकाई का अंक कितना होगा भाई? 6। इकाई का अंक कितना होगा? 6 आंसर होगा आपका। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे ये 2 पे घाते 4 है, मैं 4 बार गुणा नहीं कर सकता, तो मैं 4 में क्या करूंगा, मैं 4 में 4 से भाग दूंगा। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं आपको पता है? एक बार भाग गई, खत्म। तो शेष कितना बचा है? 0। 0 बचा है। तो आप 2 पे घाते 0 मत रखिएगा, वहां 2 पे घाते 0 रखेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को पे घाते 0 ना रख के 2 पे घाते 4 ही रख के हल करते हैं। अब भले आपका यहाँ पर 2 पे घाते 12 हो, ठीक है, यदि 12 को 4 ने काट दिया तो भी आप 2 पे घाते 4 ही रख के हल करेंगे। अब भले आपका 2 पे घाते 48 हो, लेकिन 48 भी अगर कट जा रहा है तो आप क्या रखेंगे? 2 पे घाते 4 ही रख के हल करेंगे। ठीक है, तो 2 पे घाते 4 ही रख के हल करेंगे। यदि ये एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, यदि शेषफल शून्य हो तो शेषफल शून्य हो तो घात 4 रखकर, दिख रहा है, घात 4 रखकर हल करते हैं। यदि शेषफल शून्य हो तो घात कितना रखेंगे? 4 रखकर हल करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखिएगा बस। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी हम देते हैं, थोड़ा सा इसमें और कुछ क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को भी देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया 1722 घाते कितना भाई? 192 में 1722 घाते कितना? 192 में इकाई का अंक पूछा है, क्या पूछा है? इकाई का अंक पूछा है। तो यहां से क्या लेंगे? इकाई का अंक है तो 2 लेंगे, 2 ले लिया मैंने। और यहां से क्या लेंगे भाई? देखिए एक चीज और है यहां पर, ठीक है, ये भी घातांक चाहे जितना बड़ा है, लास्ट के 2 डिजिट से ही काम चला लेंगे। लास्ट के क्या करेंगे? 2 डिजिट से ही काम चला लेंगे। जैसे 192 है तो 192 में अगर आपने 4 से भाग दिया, देख लीजिए 192 में आपने 4 से भाग दिया, 10 से देख लीजिए, 4 चौको 16, कितना बचा? 3, 2, 4 बाटे 32, खत्म। शेष कितना बचा? 0। तो अब 0 नहीं रखेंगे, 2 पे घाते क्या रखेंगे? 4 ही रख के हल करेंगे। अभी आपने 2 पे घाते 4 का निकाला 6, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 16 और इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। लेकिन यदि आप बहुत बड़ी घातांक दिया हुआ है तो उसमें से पीछे के सिर्फ 2 अंकों से ही 2 अंकों को ही लेके भाग दे देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि पीछे के 2 अंक यदि 4 से पूर्ण रूप से कट गए तो 4 सबको काट देगा, सभी संख्याओं को काट देगा, टोटल जितने उसके आगे दिए रहेंगे सब कट जाएंगे। तो 4 का नियम होता है कि पीछे के 2 अंकों को ही चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 92 को ही काटेंगे 4 से। तो 4 दूना कितना? 8, 1 4 3 कितना? 12, शेष कितना बच गया? बहादुर 0। तो फिर वही चीज रखेंगे ना, 2 यहां से लेंगे, यहां से क्या? शून्य नहीं, शून्य तो कर, शेष तो पूरा बचा शून्य, लेकिन रखेंगे 4। तो इकाई का क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर करें। आपके एग्जाम में ऐसे भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे मैंने अगर दे दिया 3456 इंटू डबल लाइन, गुणा करने की बात आ जाती है। ये चीजें भी आपसे मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बस सिखा रहा हूं, अभी ध्यान से देखिएगा। करने की बारी आ गई तो कितने नाम है? 4 नाम है। तो आप क्या करेंगे? 3456 के आगे कितना 0 बढ़ाएंगे? 4 0 बढ़ाएंगे और स्वयं उसी संख्या को घटा देंगे तो आंसर भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, क्या घटाएंगे आप? 3456 ही घटा देंगे। 3456 जितने नाम हो उतना शून्य और स्वयं संख्या को घटा दीजिए, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया कितना? 4,
10 में से 6 गया 4, 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 3 गया 6। यहाँ तो 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। तो ये रहे आपके क्या आंसर हो गए। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये भी चीज आपसे अगर हो सकता है कहीं मिल जाए, बीच में मिलेगा ही जरूर, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कर दिया ए का भाग 1/3, तो बी का भाग बताइए कितना बचेगा। 1/3 तो इसका भाग कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। मान लीजिए ए का भाग 3/4 है, तो इसका कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। ठीक है, मान लीजिए इसका 9/13 है, तो इसका कितना बचेगा भाई, 4/13। ये चीज क्लियर है, क्योंकि 3 भाग तो टोटल है, जब एक इसका हो गया तो 2 इसका बचेगा, तभी तो 2 1 3 होगा। 4 में से 3 भाग तो इसका है, तो 4 में से 3 भाग ये लीजिए, 4 में से 1 भाग ये लेगा, 3 भाग ये तो 1 भाग ये, 4 होना चाहिए। यहाँ 9 भाग है, 13 में से 9 भाग तो 4 बचेगा, तो 9 13। ये चीज क्लियर है, ऐसे भी चीजें आपसे मिलेंगी। आइए कुछ और सीखते हैं हम आगे। ठीक है, और कुछ और सीखने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों से कुछ और भी चीजें बताना चाहता हूं कि वो चीज कैसे आ सकती है नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बढ़िया देंगे भाई, चिंता ना करिए उसकी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फार्मूला भी जानना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी, और अगले क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी। ये पहला फार्मूला आपका हो गया। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, ये भी आपको जानकारी लेनी होगी। तीसरा फार्मूला होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। पहले ये तीनों फार्मूला आप सीखिए, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता चलूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक चीज, जिस पहले फार्मूले पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, 115 गुणे 115 माइनस 114, सॉरी 114 गुणे 114, बताइए ये हो गया ना ए स्क्वायर और माइनस क्या बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी मतलब 115 और प्लस मतलब ए माइनस बी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 114 इंटू होगा बीच में एक ए प्लस बी 115 और प्लस 114। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा 1 इंटू, यहाँ देखिए 5 4 9 1 1 2 और 1 1 2 गुणा होगा तो क्या होगा 229 होगा आंसर। दिख रहा है, ये इस फार्मूले पे आपका क्वेश्चन लगा। इसी तरह से आपके इस पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, इस पे भी क्वेश्चन मिलेंगे। जब आपके बीच में क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और भी कुछ फार्मूले हैं जिसपे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जहां पे मिलेंगे वो फार्मूला मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा। एक चीज और आपको सीखनी है, और वो चीज मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। सबसे पहले मैं जिक्र कर लेता हूं कि वो चीज है क्या जो आपको सीखनी है। ठीक है, तो वो चीज भी आपसे मिलेंगी, इसमें भी मिलेंगी। देख लीजिए, बोर्ड मास इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण में बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, आप इसी में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें इसमें आपको मिलेंगी, बाकी तो सरलीकरण में मिलेंगी। ठीक है, बोर्ड मास का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब देखिए, एक रेखा कोष्ठक होता है और ए रेखा कोष्ठक होता है, इसके बाद छोटा कोष्ठक होता है, इसके बाद आपका मझला कोष्ठक होता है, इसके बाद होता है बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक कुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। यहाँ पे कोष्ठक आपको 4 प्रकार के पढ़ने होंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक को, और ये ऐसे चलेगा टूटते हुए। ठीक है, ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, हिंदी में का। ये का नाम से ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इसका मतलब होता है क्या, गुणा। डिविजिबल मतलब भाग। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। डी का मतलब क्या होगा, डिविजिबल मतलब क्या होगा, भाग होगा। और एम का मतलब क्या होगा, मल्टीपल मतलब गुणा। एडिशन मतलब क्या, जोड़। और सबट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही चलेगा आपका। यहां से फिर ये चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना सब रहेगा। तो इसका भी गुणा ही मतलब होता है, लेकिन इस गुणे से पहले इसको हम तोड़ते हैं। तो पहले ये टूटेगा, फिर दूसरा ये टूटेगा, तीसरा ये टूटेगा, चौथा ये टूटेगा, पांचवा ये टूटेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन चारों में से रेखा कोष्ठक में पहले रेखा कोष्ठक टूटता है, फिर छोटा, फिर मझला, फिर ये, और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा पहले ये टूटता है, फिर ये। तो प्रोसेस जैसे आएगा आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे आप कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस पे क्वेश्चन आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा।